हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, विच इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमएनसीज के बारे में, जानेंगे फॉरेन ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये पिक्चर एक मार्केट का दृश्य दिखाती है। इसमें हमें पता चलता है कि इतनी तरह की होर्डिंग्स लगी हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस मार्केट में बहुत तरह तरह की वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। अब आज की डेट से जब हम 30 से 40 साल पहले जा कर के यही सिनेरियो इसी मार्केट का देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर इतनी सारी वैरायटीज़ अवेलेबल नहीं थी। पीपल हैव लिमिटेड चॉइसेस। जब आप अपने पेरेंट्स से इस बात की चर्चा करते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि उनके चाइल्डहुड में इतनी तरह की वैरायटीज़ अवेलेबल नहीं थी। They have limited varieties available in the market. तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे हमें आज की तारीख में इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ मिलती हैं जो पहले अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप किसी एक सड़क के किनारे खड़े हैं। उस सड़क के किनारे 5 मिनट के अंदर जितनी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरेंगी, आप उनमें से कई तरह की कारें देख पाएंगे, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग कंपनीज की। लेकिन जब हम यही चीज़ 30 साल पहले जा कर के देखें या 40 साल पहले जा कर के देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस समय बहुत ही लिमिटेड गाड़ियाँ अवेलेबल थी। उस समय अगर आप गाड़ियाँ खरीदने की इच्छुक होते, तो आप सिर्फ फिएट कार या एम्बेसडर या थोड़ा सा और वैरायटी ऐड हुई मारुति 800। लेकिन ऐसी क्या सिचुएशंस थी कि उस समय की लिमिटेड एक्सेस टू वैरायटी चेंज हुई आज के समय की बहुत सारी वैरायटीज़ में। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ। स्टूडेंट्स, जब हम इतना पीछे जाकर के देखते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडल ऑफ द 20th century, the production was largely organized within the countries. कंट्रीज के अंदर ही सारा प्रोडक्शन होता था। जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों का प्रोडक्शन किसी भी कंट्री की टेरिटरी के अंदर ही होता था। जैसे कॉलोनीज नेशन, जैसे इंडिया भी उस समय एक कॉलोनी था, तो ये कॉलोनाइज्ड नेशंस जितने भी उनके कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन होता था या जिसमें मेजॉरिटी होती थी फूड स्टफ्स की, उन सभी को रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में एक्सपोर्ट करता था। एक्सपोर्ट किसे करता था? बेसिकली उन डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस को, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज, लाइक इन द केस ऑफ इंडिया इट वाज इंग्लैंड। तो कॉलोनाइज्ड नेशंस डेवलप्ड नेशंस को या डेवलपिंग नेशंस को एक्सपोर्ट्स करते थे अपने रॉ मटेरियल्स को, जिनमें फूड स्टफ ज़्यादा होता था, और उसके बदले वो इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड यानी, जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था, तो कॉटन को इंडिया इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करता था एज अ रॉ मटेरियल, और उसके बदले उसे फिनिश्ड गुड्स मिलते थे, जैसे उसी कॉटन से बने हुए कपड़ा उनको वापस इंपोर्ट किया जाता था, यानी इंडिया इंपोर्ट करता था। तो इस तरह से हम देखते हैं
कई सारे देशों में यही एक्टिविटी हो रही होती है। तो इससे हम देखते हैं कि ट्रेड, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है, तो ट्रेड वाज द मेन चैनल connecting distant countries. This was done before the companies called multinational companies emerged on the scene. ये situations तब तक चलती हैं जब तक ये MNCs नहीं आ जाती। तो अब ये MNCs क्या हैं? चलिए इसको भी देख लेते हैं। MNCs यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं। ये ऐसी बड़ी कंपनीज होती हैं जो अपना प्रोडक्शन यूनिट एक कंट्री से ज़्यादा नेशंस में लगाती हैं। वो चाहे अपना प्लांट वहाँ पे लगाएं, सेटअप लगाएं, या वहाँ पे कंट्रोल यूनिट्स स्टैब्लिश करें। तो चिल्ड्रन, MNC is a company that owns or controls production in more than one nation. एक से ज़्यादा देशों में काम करने वाली कंपनीज को MNCs कहा जाता है। MNC मल्टीनेशनल यानी एक से ज़्यादा देशों में काम करने वाला। अब ये MNCs कैसे काम करती हैं? MNCs अपने ऑफिसेस और फैक्ट्रीज का सेटअप लगाती हैं किसी दूसरे नेशन में। लेक्सीज कुछ ऐसे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं कि जो उनको हेल्प करे किसी दूसरे नेशन में अपने काम को स्टैब्लिश करने में। वो क्या क्या है? जैसे कोई भी ऐसा रीजन जहाँ पर उन्हें अपना सेटअप लगाना है, वहाँ वो कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखेंगी। जैसे कि उन्हें चीप लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, सस्ता लेबर जहाँ मिलेगा, या साथ में जो रिसोर्सेज उनके सेटअप के लिए चाहिए वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, वो उस जगह पर अपने सेटअप को, अपने प्लांट को लगाएंगे। अब MNCs are not only selling its finished products globally, but more important, the goods and services are produced globally. यानी कि जो MNCs हैं वो अपने सामान को ग्लोबल लेवल पर बेचती ही नहीं है, साथ में वो ग्लोबल लेवल पर उन सर्विसेज का, उन गुड्स का प्रोडक्शन भी करती हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि कोई कंपनी US बेस्ड है, किसी अमेरिकन कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो कंपनी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी रिसर्च का काम है वो पूरा काम अपने ऑफिस के, जो कि US में बेस्ड है, US में सेटअप है उसका, उस ऑफिस का, तो वहाँ पर बैठ कर के वो अपने प्रोडक्ट का पूरा रिसर्च वर्क कंप्लीट करती है। रिसर्च और डिज़ाइन वर्क करने के बाद वो अपने दूसरे प्लांट जो कि चाइना में स्टैब्लिश है, उसे वो डिज़ाइन भेजती है और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये कंपनी मोबाइल का प्रोडक्शन करती है। अब मोबाइल से रिलेटेड जितने भी रिसर्च है, डिज़ाइनिंग है, वो सारी की सारी अमेरिका में हो रही है। अब उस मोबाइल के जितने भी पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का काम उसी कंपनी का प्लांट जो कि चाइना में स्टैब्लिश्ड है उसको दिया जाता है। जब वो सारे प्लांट्स या पार्ट्स उस प्रोडक्ट के तैयार हो जाते हैं तो उन्हें मेक्सिको भेजा जाता है असेंबलिंग के लिए। मेक्सिको स्टोरेज का भी काम करता है उस कंपनी के लिए, क्योंकि वो जो मार्केट है, मार्केट एरियाज़ के काफ़ी नज़दीक है। तो मेक्सिको में असेंबलिंग का काम चलता है। इसके अलावा सेम कंपनी जो मोबाइल बेस्ड है, उससे जितने भी काम हैं जो कि इंफॉर्मेशन या IT सेक्टर से रिलेटेड है, उनका पूरा काम इंडिया में बैठे कॉल सेंटर्स के लोग संभालते हैं। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई MNC एक से अधिक देश में अपने काम को पूरा कर रही है। जैसे यहाँ हमने देखा इस एग्जाम्पल में US में ऑफिस है, उसके पार्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं चाइना में।
असेंबलिंग और मार्केटिंग का काम हो रहा है मेक्सिको से, जबकि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है या जो हमें आईटी सेक्टर्स या आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करानी है अपने कंज्यूमर्स के लिए, वो पूरा काम इंडिया से हो रहा है। इस तरह से एमएनसीज अपने पूरे काम को संचालित करती हैं। तो अब हम देखते हैं एमएनसीज किस तरह से अपने प्रोडक्शंस को कंट्रोल करती है और अलग अलग देशों में संपन्न करती है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, एमएनसीज ऑलवेज लुक्स फॉर चीप लेबर अवेलेबिलिटी और बाकी जितने भी रिसोर्सेज है उनकी भी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करती है कि वो इजीली उनके पास अवेलेबल है या नहीं है। इसके साथ साथ वो कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी ध्यान देती है कि क्या उस कंट्री में जहाँ पर वो अपना सेटअप लगाने वाले हैं, उस कंट्री में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उसे परमिट करती हैं इजीली वहाँ पर प्लांट लगाने में या सेटअप लगाने में। अगर वो पॉलिसीज़ बहुत हार्श होंगी तो वो वहाँ पर प्लांट नहीं लगाएगी, चाहे वहाँ पर चीप लेबर अवेलेबिलिटी हो या ना हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत लिबरल होंगी, बहुत ही आसान होंगी, तो ज़रूर वहाँ पर प्लांट लग जाएगा। इसके अलावा कंपनीज एमएनसीज और क्या करती हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ अपनी पार्टनरशिप कर लेती हैं, जिससे कि वो अपनी सप्लाईज और कॉम्पिटिशन्स में उस कंट्री के लेवल पर आ जाती हैं, जहाँ पर वो अपनी सप्लाईज भी कर सकती हैं और कंपटीशन के लिए भी compete कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अभी डिस्कस करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा का एग्जाम्पल लेकर के। इसके अलावा एमएनसीज लोकल कंपनीज को बाय कर लेती हैं ताकि वो अपना एक्सपैंड कर पाए प्रोडक्शन को। इसको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक कंपनी है कारगिल। अब ये जो कारगिल कंपनी है विच इज यूएस बेस्ड कंपनी। अब ये यूएस बेस्ड कंपनी है कारगिल, ये बहुत अच्छी फ्लरिश्ड कंपनी है यूएस में, लेकिन अब इसने अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की सोची और ये इंडिया में अपना प्लांट या अपना सेटअप लगाना चाहती है। इंडिया में डायरेक्टली प्लांट लगाने से अच्छा इसके लिए ज़्यादा इजी है कि वो किसी लोकल कंपनी, लोकल इन द सेंस जो इंडियन मार्केट में काम कर रही हो कंपनी, उसको ये खरीद ले। इससे नज़र आया एक कंपनी विच इज़ परक। अब ये परक फूड्स को कारगिल फूड्स ने टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया। परक एक कंपनी है जो इंडियन मार्केट में बहुत अच्छी तरह से फैली हुई है और इसका प्रोडक्शन या इसका ब्रांड भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है लोगों में। तो अब जब कारगिल कंपनी ने इस परक कंपनी को टेक ओवर किया तो इसका पूरा कंट्रोलिंग कारगिल के पास आ जाता है। तो अब कारगिल कंपनी के लिए ये आसान हो जाता है इंडियन मार्केट में जितने भी सेक्शंस को परक कंट्रोल कर रहा है उन सभी पर अधिकार करना और अपने प्रोडक्शन को धीरे धीरे एक्सपैंड करना। तो ये अब कारगिल कंपनी या इस तरह की बाकी कंपनीज के लिए ये ज़्यादा आसान होता है कि वो लोकल कंपनीज को खरीद लें। इसके साथ साथ और भी तरीके होते हैं एमएनसीज को किसी दूसरे नेशन में आकर स्टैब्लिश होने के लिए। जैसे वो क्या कर सकते हैं कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे यहाँ पर पापड़ इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया है, तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको बड़े ऑर्डर्स दे करके उनसे काम करवाया जा सकता है सस्ते में। जैसे पापड़ इंडस्ट्री है, इस पापड़ इंडस्ट्री में महिलाएं काम करती हैं जो अपने घरों में पापड़ बना करके किसी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री को सप्लाई करती हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब एमएनसी इन लोगों को या इस कॉटेज इंडस्ट्री को एक बड़ा सा ऑर्डर देंगी जिससे वो लोगों से काम कराएंगे और उनके पास वो मटेरियल या वो प्रोडक्शन इजीली अवेलेबल हो जाएगा कम कॉस्ट में। उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम होगा
एग्जाम्पल, इसे एक दूसरा एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जीन्स है, सभी बच्चे जीन्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो जीन्स है, एक एमएनसी कंपनी ने किसी छोटी कंपनी को, जो बहुत छोटी कंपनी है या लोकल लेवल पर है, उसे ये ऑर्डर दिया कि आपको ये जीन्स बनानी है। वो ये इस जीन को बहुत सस्ते में ले लेगी। अब इसके अलावा कंपनीज क्या करती हैं, जो एमएनसीज हैं, वो लोकल लेवल पर लोगों को ऑर्डर प्लेस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पापड़ इंडस्ट्री है, ये पापड़ इंडस्ट्री एमएनसी आकर के एक ऑफिस बनाएगी, उस ऑफिस से रिलेटेड वहाँ पे वो डिमांड को पहचान करके लोगों को ऑर्डर देगी पापड़ बनाने का। अब जो लोग इसमें काम में लगे हुए हैं, लेट से महिलाएं इस काम में लगी हैं, वो महिलाएं पापड़ का पूरा स्टॉक जितना डिमांडेड है वो बना करके उस ऑफिस में सबमिट करेंगे, अपना जो भी वेजेस है वो लेंगे, और पूरा का पूरा कलेक्शन कहाँ जाएगा, एमएनसीज के पास। अब एमएनसीज उस पूरे कलेक्शन को अपने नाम से मार्केट में बेचेगा। फॉर एग्जाम्पल जो पापड़ यहाँ से कलेक्ट हुआ है, अभी वो किसी भी ब्रांड के साथ नहीं है, अभी इन्होंने यहाँ पर कलेक्ट किया है और इसे अपने ब्रांड के नाम के साथ हाई रेट्स पर मार्केट में अवेल करवाएंगे। ओके, इसके साथ साथ और क्या करती हैं एमएनसीज? एमएनसीज कुछ लोकल कंपनीज के साथ जॉइंट प्रोडक्शन भी करती हैं, उनको ऑर्डर देती हैं, साथ ही साथ उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी जारी करती हैं, और साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल करवाती हैं ताकि उनका प्रोडक्शन जल्दी से काम कर पाए। अब देखते हैं फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, किस तरह से फॉरेन ट्रेड काम करता है और मार्केट्स में बहुत ज़्यादा वैरायटीज आती हैं। सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं ट्रेड क्या है। ट्रेड एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम होता है। जब ये फॉरेन ट्रेड का मतलब है बाहरी देशों से, यानी अलग अलग देशों के साथ जब एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है तो इसे फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। अब फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स to reach beyond the domestic market, that is markets of their own countries. अब जो फॉरेन ट्रेड है, ये फॉरेन ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर्स के लिए। कैसे प्रोड्यूसर? कि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से, यानी जिस देश में वो प्रोड्यूसर रह रहा है, सिर्फ वहाँ के मार्केट से ही नहीं, बल्कि अब विद द हेल्प ऑफ फॉरेन ट्रेड वो अलग अलग देशों के मार्केट तक भी सरवाइव कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ तक ले जा सकता है, बेच सकता है। सिर्फ प्रोड्यूसर्स ही नहीं, फॉरेन ट्रेड बायर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अब बायर्स के सेंस में कैसे काम करता है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अनदर कंट्री is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. यानी कि जो बायर्स हैं उनके पास भी चॉइसेस बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं अपनी डोमेस्टिक मार्केट से निकल करके वो अलग अलग देशों के मार्केट में गया है। अब वो अलग अलग जिन जगह पर जाएगा वो अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जाएगा, और ये प्रोडक्ट्स जो किसी एक देश से रिलेटेड हैं वहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग कंट्रीज में जब ले गया तो लोगों के पास अलग अलग वो गुड्स अवेलेबल हुए। अब लोगों के पास चॉइसेस ज़्यादा से ज़्यादा आने लगी, साथ ही इसी तरह से और भी लोग लेकर जाएंगे, तो इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा
और साथ साथ उस प्रोडक्ट की जो वैरायटीज़ हैं वैरायटीज़ में बढ़ेंगी और उनकी कीमतें घटनी शुरू हो जाएंगी. In general, with the opening of trade, goods travel from one market to another. ट्रेड की सुविधा जितनी ज़्यादा होगी, गुड्स एक मार्केट से दूसरे मार्केट तक ट्रैवल करेंगे आसानी से. फॉरेन ट्रेड thus results in connecting the markets or integration of markets in different countries. इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं. जैसे कुछ समय पहले तक, लेट्स से हम जैसे बात कर रहे हैं आज से 30 साल या 40 साल पहले की, तो कुछ समय पहले इंडियन मार्केट में टॉयज बिकते थे जो टोटली प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिक मार्केट्स, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स. जितने भी इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूस करते थे अपने टॉयज को और यहाँ पर बेचा करते थे. लेकिन क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा थी, इसलिए उनकी कीमतें भी, उन खिलौनों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी. अब चाइना ने भी अपने टॉयज़ को प्रोड्यूस किया, लेकिन उसने मार्केट देखा इंडिया में, तो इंडियन मार्केट में उसे बहुत ज़्यादा स्कोप नज़र आया और उसने अपने प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा बढ़ाया कि प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से पर टॉयज़ जो प्राइसेस हैं वो डिक्लाइन हो गए, कम हो गए. तो अब चाइनीज़ टॉयज़ सस्ते मिलने लग गए. तो धीरे धीरे चाइनीज़ टॉयज़ ने इंडियन टॉयज़ पर कैप्चर कर लिया, टेक ओवर कर लिया. तो इस तरह से लोग जो बायर्स हैं उनके पास चॉइसेस ज़्यादा आई और सस्ते में सामान भी अवेलेबल हो गया. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब जानते हैं कि जिस तरह से एग्जाम्पल में चाइना ने अपने प्लांट्स लगाए इंडिया में, तो आखिर क्या सिचुएशंस थे जिसकी वजह से चाइना अपने प्लांट्स को इंडिया में लगा पाया. ये सब चीज़ हुई ग्लोबलाइजेशन की वजह से. अब ये ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. यानी ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा सिचुएशन है जो अलग अलग इकोनॉमीज का, यानी वर्ल्ड की अलग इकोनॉमीज को के साथ अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को मर्ज करता है, मिला देता है. ये कैसे होता है, जिसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं. ऐसा नहीं है कि ट्रेड एक्टिविटी रीसेंट है, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है. ये आज से 20 साल पहले भी हो रहा था, आज से हजारों साल भी ट्रेड एक्टिविटी होती थी. तो ये जो ट्रेड एक्टिविटी है, इसमें जो मार्केट है वो कई तरह के प्रोडक्ट से भरा हुआ है. हमारे पास वैरायटी मोर और लेस अवेलेबल होती थी. अब समय के साथ साथ इन प्रोडक्ट्स के नेचर में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और ये ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से प्रोडक्ट्स में धीरे धीरे वैरायटीज़ आने लग गई. और ये वैरायटीज़ जब लोगों के पास ग्लोबल लेवल पर आती हैं तो उसे ही, उस सिनेरियो को ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है. अब देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के एजेंट्स क्या हैं, यानी कैसे ये ग्लोबलाइजेशन इतने बड़े लेवल पर फ्लरिश हुआ. तो ग्लोबलाइजेशन के एजेंट्स हो गए मल्टीनेशनल कंपनीज एंड फॉरेन ट्रेड. एमएनसीज हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि एमएनसीज कैसे काम करती हैं, कैसे अपने प्लांट सेटअप करती हैं. तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि कंपनीज दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशंस आर एमएनसीज और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. और फॉरेन ट्रेड्स क्या करता है, उन्हीं एमएनसीज को creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic market. अपने डोमेस्टिक मार्केट से निकलकर ग्लोबल लेवल पर उनको एक्सपैंड करने का मौका देता है.
अब ग्लोबलाइजेशन क्या है कि किसकी वजह से मूवमेंट्स होता है, किन किन चीज़ों का आदान प्रदान होता है ग्लोबल लेवल पर। तो यहाँ पर मूवमेंट देखा गया गुड्स एंड सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट का, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का। अभी टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट्स क्या है? इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि कोई भी चीज़ जिसमें कैपिटल का लगाया जाना है। जैसे अभी हमने इंडस्ट्रीज़ में देखा था कि जो इंडस्ट्रीज़ इंडिया में आई, जिन्होंने अपने अपने सेटअप्स को लगाया, उन्होंने कुछ पैसे यहाँ पे लगाए होंगे। तो जो पैसा लगाया जाता है लैंड में, लेबर में, एक्सेट्रा, तो उस पैसे को, उस कैपिटल को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, जिसके बदले ये अपेक्षा रहती है कि उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट कमाने के लिए जिस कैपिटल को लगाया जाता है वो हो जाता है इन्वेस्टमेंट। इस तरह से इसके अलावा मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज फॉर बेटर इनकम, जॉब्स और एजुकेशन। जैसे आप सभी अभी क्लास 10th में हैं, जब आप कुछ समय बाद हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरे देश में जाना पसंद करेंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, या हायर इनकम या जॉब्स की वजह से दूसरे देशों में जाएंगे, तो आप एक नेशन से दूसरे नेशन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब जानते हैं फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। वो क्या रीजंस थे जिसने ग्लोबलाइजेशन को इतना फैलाया? तो पहला, जैसे हमने अभी बात की थी कि टेक्नोलॉजी, रैपिड इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, ज़्यादा बढ़ोतरी होना। हम पाते हैं कि पिछले कुछ दशकों में टेक्नोलॉजी में बूम आया है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हैं। अब इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हुआ। जो यातायात के साधन हैं, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट हो या वाटर ट्रांसपोर्ट्स हो या किसी भी फॉर्म में हो, उनमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हुआ है। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी बेटर हुई है व्हेन वी कंपेयर टू द अर्लियर टाइम्स। ऑल्सो द टेक्नोलॉजीज इन द एरिया ऑफ telecommunications, computers and internet have been changing rapidly. So this is because of technology that have faced a boom in the field of globalization. Now that's all for today. Thank you. We will meet in the second part of this video.